हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर से हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो इससे पिछली जो क्लास हमने की थी वो मांग की अवधारणाएं क्या थी और उसमें लोच क्या थी, इसके बारे में की थी। अब हम ये जो क्लास कर रहे हैं ये करेंगे पूर्ति की अवधारणाएं क्या है, पूर्ति क्या क्या होती है, यानी कि सप्लाई क्या होती है। तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि जो उपभोक्ता का जो मूल आधार जो होता है वो डिमांड और पूर्ति होता है। क्या होता है, क्या होता है? डिमांड और पूर्ति होता है, मुख्य आधार माना जाता है। तो उनमें से एक आधार हमने कर लिया था, मांग यानी कि डिमांड को हमने कवर कर लिया था। अब हम इसमें कवर करेंगे सप्लाई को, और जो पूर्ति जो है और उसकी लोच क्या है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। और जो समझने वाली जो बात होगी वो हम समझेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जो भी अगर ये क्लास कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं, उसमें शब्दों को देखिएगा, कितना शब्दों का क्या खेल है भाई, आप शब्दों को कितना समझ पा रहे हैं। अगर शब्दों का अर्थ समझ पा रहे होगे तो आपकी इकोनॉमिक्स कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी बच्चा नया बच्चा इस सेशन को देख रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आरपीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे वो धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते जाएंगे। ठीक है, अब पहला जो हमारा जो सेशन है, सीरीज जो चल रही है हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज है, और जैसे ही इकोनॉमिक्स की सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम और सब्जेक्ट लेकर आए, दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो आपको इस यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री होगा। और वो सब्जेक्ट लेकर आएंगे जिसकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि जिनका अगर हम देखें तो एग्जाम की दृष्टि से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना जो होती है, उनको हम सब्जेक्ट को यहाँ पर इसमें उतारेंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये इकोनॉमिक्स का सेशन है। तो जो बच्चा नया जो है, वो नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले जो प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से इकोनॉमिक्स समझने में आएगी और वो मदद भी करेंगी। और बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को, जो हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा जो बच्चा है, उसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप हमें डाउट दो भाई, हम डाउट लेने के लिए ही खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको आकर बग गए, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है आप हमें क्लियर करो, आकि सर मेरे को ये डाउट है, इसमें इसको डाउट को सोल्व करो, हम सोल्व करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो आप हमसे, अपना डाउट भेज सकते हैं व्हाट्सअप के ज़रिए, और हम उसको फिर हम आप डाउट को आपको क्लियर करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि जैसे हम एक दो दिन के अंदर हम ये वो लेकर आ रहे हैं, जो सीरीज है एमसीक्यू की महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो उस सीरीज में आपका जो डाउट है वो मैं आपको राइट करके रखूंगा, और फिर वो आपका उस एमसीक्यू के माध्यम से वो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा जब तक आप डाउट नहीं दोगे? तो मेरे को तो यही पता रहेगा ना कि हाँ सभी के डाउट क्लियर है। तो भाई आप अपने डाउट है वो व्हाट्सअप नंबर दे रखे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऊपर जैसे ही आरपीएससी व्यूज जो लिखा होता है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, मेन डिस्क्रिप्शन है, उसमें नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, दोनों नंबर हैं। आप डाउट भेजो, जितने जो उसके उतने डाउट भेजो, मैं क्लियर करूंगा आपके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, पूर्ति। क्या है इस क्लास का जो टॉपिक है? पूर्ति, यानी कि पूर्ति की अवधारणा। पूर्ति की अवधारणा क्या है, और साथ साथ में देखेंगे पूर्ति की लोच। ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन होता है मांग और कीमत के प्रति, है ना, मांग और कीमत के जैसे प्रति लोच थी, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे जो कीमत है, कीमत के में परिवर्तन आने पर जो है पूर्ति करने में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, उसका जो डिफरेंस होता है ना, उनका अनुपात जो होता है वही लोच होती है। लोच का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। तो ध्यान रखना, जो सप्लाई, कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी, ध्यान रखना, कोई भी अगर वस्तु का उत्पादन होता है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है,
प्रोडक्शन क्यों होएगा, तो ध्यान रखना उसमें सबसे पहले क्या होगी, मांग उठेगी उस प्रोडक्शन की, उस वस्तु की। किसी भी वस्तु का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगी, मांग होगी। और मांग होगी तो फिर उसको पूरी करने के लिए, उस मांग को पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना, सप्लाई, मांग और सप्लाई दोनों क्या है, उपभोक्ता के क्या है, उत्पादन के क्या है, मुख्य आधार है। अगर मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसको वहां पर सप्लाई भी करनी पड़ेगी, तभी तो वो मांग पूरी हो पाएगी उसकी। तो इसलिए ध्यान रखना। आप देखिएगा पूर्ति क्या है, इसका अगर हम सामान्य रूप से अर्थ देखेंगे या परिभाषा देखेंगे, पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है, व्हाट इज द सप्लाई, ठीक है। अगर हम देखें किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय देखें, वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय क्या होता है, ठीक है ना। तो वस्तु की उस मात्रा से है, वस्तु की उस मात्रा से है जिससे विक्रेता, ध्यान रखना, विक्रेता एक निर्धारित कीमत पर बेच सके, निर्धारित कीमत के ऊपर बेच सके, है ना, कीमत पर, और निर्धारित समय में। इसमें भी निर्धारित कीमत होती है और निर्धारित समय होता है। अगर निर्धारित कीमत पर और निर्धारित समय पर अगर किसी वस्तु को बेच देता है तो हम ये मानते हैं कि वो वस्तु क्या है, उसकी पूर्ति हो गई है। अगर समय पर वो वस्तु पहुंच ही नहीं रही है, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, ठीक है, तो वो पूर्ति नहीं मानी जाएगी। एक निश्चित जो समय होता है, वो निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत जो होती है ना, उसके ऊपर अगर कोई वस्तु पहुंच जाती है, पहुंचा दी जाती है, उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है उस टाइम पर, तो वो पूर्ति मानी जाएगी उस वस्तु की। सप्लाई, हम ये कहेंगे कि सप्लाई हो गई है टाइम पर। टाइम पर सप्लाई होने का मतलब क्या है, निर्धारित समय के ऊपर कोई भी वस्तु की अगर मांग है और उसकी पूर्ति हो जाती है, तो वही क्या है आपके लिए, ध्यान रखना। तो पूर्ति क्या है, इसको अगर हम सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु की उस मात्रा से है, वस्तु की उस मात्रा से है, उस मात्रा से है जिससे, ध्यान रखना, जिससे विक्रेता, मात्रा से है जिससे, जिससे का मतलब वो मात्रा जिससे विक्रेता यानी कि बेचने वाला, सेलर, विक्रेता एक निर्धारित कीमत पर, एक निर्धारित कीमत व निश्चित समय पर बेच सकता है, उसे ही क्या कहते हैं भाई, पूर्ति कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पूर्ति कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। भाई एक निश्चित समय के ऊपर, मान लीजिए कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है और उस वस्तु को मार्केट में पहुंचाना है 3 दिन के अंदर अंदर, उसकी सप्लाई कितने दिन में करनी है, 3 दिन में करनी है। बाय चांस कुछ ऐसा समस्या आ जाए कि रोड खराब हो जाए, रोड टूट जाए, और रोड टूटने के बाद क्या होगा, वो वस्तु उस टाइम पे नहीं पहुंचेगी, वो 4 दिन में पहुंच रही है। कितने दिन में, 4 दिन में। तो जो निश्चित जो समय जो तय किया गया था उस निश्चित समय के ऊपर तो वस्तु की नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर क्या नहीं हो पा रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो कोई भी जो वस्तु जो होती है उसके एक निर्धारित समय पर और निर्धारित कीमत के ऊपर विक्रेता उसको बेच सकता है, वही पूर्ति है, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ध्यान रखिएगा, ये होती है पूर्ति। दूसरा देखिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो पूर्ति का फलन क्या होता है, पूर्ति का फलन। ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है भाई जितना आप सोच के बैठे हुए हो, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है।
बस थोड़ा सा समझना है। इसमें आपको कुछ महाभारत नहीं लिखनी पड़ेगी। इसमें इसमें शब्दों को समझते जाइएगा, और जहाँ जहाँ इसको ज़्यादा, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वहाँ से मैं आपको राइट करवा दूंगा, तो आप उसको भी राइट करते रहिएगा, लेकिन समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति का फलन क्या है भाई? फलन का मतलब मैंने क्या बताया था? उत्पन्न करना, ठीक है ना? क्या बताया था? उत्पन्न करना। पूर्ति जैसे मैंने बताया था, मांग कीमत का फलन है, यानी कि कितना जो मांग है वो क्या कर रही है? कीमत को उत्पन्न कर रही है, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है ना? तो इसी तरह से जो पूर्ति जो है, ध्यान रखना, फलन, पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति का जो फलन है, वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच में जो है ना, बीच में जो गणितीय जो संबंध जो है वही क्या है? पूर्ति का फलन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच गणितीय जो संबंध जो है, संबंध को क्या बोला जाता है? पूर्ति फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ति फलन कहा जाता है। वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई जो है, वस्तु की जो सप्लाई करनी है उसके बीच में, और तथा वह पूर्ति को प्रभावित करने वाले के बीच में जो गणितीय संबंध है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। जैसे कीमत हो गई, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे साधन हो गए, कीमत हो गई है, उपभोक्ता की रुचि हो गई है। इनका बीच में क्या जो गणितीय जो संबंध जो होता है उसको क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, पूर्ति फलन बोला जाता है। इनके घटकों के बीच में जो भी अगर गणितीय जो संबंध आएगा, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे वस्तु की पूर्ति है, वस्तु की पूर्ति का मतलब क्या है? यहाँ पे सप्लाई करना एक निश्चित समय के ऊपर और निश्चित कीमत के ऊपर क्या होगा? ध्यान रखना, निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर वस्तु को पहुंचाना है, तो वो क्या होगी? पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे पूर्ति करने के लिए कोई विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में क्या आ गया? पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक आ गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोड ही खराब हो गया है, कीमत ही, ध्यान रखना, कीमत ही बढ़ गई है, ठीक है? तो ये कोई प्रभावित करने वाले जो कारक अगर बीच में आ जाएं, उनके बीच में, इनके बीच में और पूर्ति करने वालों के बीच में क्या प्रभावित करने वालों के बीच में और पूर्ति करने वालों के बीच में जो गणितीय संबंध है उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ति का फलन बोलते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है। पूर्ति फलन का सूत्र, पूर्ति फलन का सूत्र क्या है? तो पूर्ति फलन का सूत्र देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे सप्लाई, किसी वस्तु की सप्लाई करनी है तो उसका फलन निकालना है। फलन निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट में करेंगे प्राइस। सबसे पहले क्या देखेंगे? उस वस्तु का प्राइस देखेंगे। क्या देखेंगे? प्राइस, ठीक है? दूसरा क्या देखेंगे? साधन, साधनों की उपलब्धता है या नहीं है, इंटरकनेक्टिविटी उनके बीच में हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तीसरा टेक्नोलॉजी, क्या देखेंगे? टेक्नोलॉजी, अगर
हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या की जा सकती है, टाइम पे की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। इसके बाद क्या देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे, गवर्नमेंट की नीतियां भी होती हैं भाई, गवर्नमेंट की नीतियां भी होती हैं, ठीक है ना। और होता है प्राकृतिक संसाधन, एन का मतलब क्या था, नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स प्राकृतिक संसाधन, ये होता है इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पूर्ति हो गई भाई, वस्तु की पूर्ति, तथा हमने क्या पढ़ा था, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है, उनके बीच में जो गणितीय संबंध पाया जाता है वही, इनके बीच में जो गणितीय संबंध पाया जाएगा वही क्या है, पूर्ति फलन है। अब यहाँ पे एस का मतलब, एस एक्स का मतलब होता है, ध्यान रखना, एक्स वस्तु की पूर्ति, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, वस्तु, एक्स वस्तु की पूर्ति, एस का मतलब सप्लाई, पी एक्स का मतलब क्या आता है, वही वस्तु, एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, साधनों की उपलब्धता, साधनों की उपलब्धता, टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब तकनीकी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और जी का मतलब क्या होता है, सरकारी व्यय, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई सरकार जो है कोई भी वस्तु की पूर्ति करने के लिए सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है, कितना खर्च कर रही है, अगर कर रही है तो सरकारी व्यय के बिना कोई भी वस्तु का उत्पादन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पूर्ति हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। और अंत में क्या है, ठीक है, सरकारी व्यय, वो जो सरकारी नीतियां, और अंत में क्या है, नेशनल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन। भाई जिस वस्तु की मांग हो रही है उसकी पूर्ति करनी है, और उस वस्तु के लिए रॉ मटेरियल है या नहीं है, तो रॉ मटेरियल भी देखा जाता है, अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो पूर्ति हो जाएगी, अगर हमारे पास इनफ है, नेचुरल रिसोर्स अगर हमारे पास इनफ है तो क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो वस्तु बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं, कच्चा माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ध्यान रखना, पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्या है, ये वो है, ध्यान रखना, पूर्ति फलन है ये, और पूर्ति फलन का सूत्र है। तो इस सूत्र के अंदर कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे देखिएगा इसका नियम क्या है, ये लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो पूर्ति का नियम क्या है, जैसे मांग का नियम जो था ना, मांग का नियम, वैसे ही पूर्ति का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या कह रहा था, मांग का नियम ध्यान रखना, मांग का नियम क्या कह रहा था, अगर ध्यान रखना प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो जो डिमांड है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर ये कम हो रही है तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि कीमत और मांग में दोनों में क्या था, विपरीत संबंध था, व्युत्क्रमानुपाती संबंध था। लेकिन यहां पर क्या है देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखना यहां पे सीधा और धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखिएगा इधर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों में कौन कौन आएंगे, ध्यान रखना, कौन कौन सी बातों को शिथिल की बात कर रहा है,
भाई पूर्ति करने में कीमत भी तो प्रभावित कर रही है ना, प्रभावित डाल रही है ना। तो वैसे ही कीमत के अलावा और भी ऐसे कोई कारक होंगे, कोई ऐसे घटक होंगे जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं, तो उनको, कीमत को छोड़ दो, अन्य बातों को स्थिर कर दो और कीमत को ले लो, ठीक है ना। तो किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, किसी वस्तु की कीमत, ठीक है ना, बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है भाई, पूर्ति बढ़ती है, ठीक है। तथा कीमत घटने पर, तथा कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। यही क्या है भाई, ध्यान रखना, पूर्ति का नियम है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर, ध्यान रखना, अन्य बातों को स्थिर करना है, उनको रोकना है, कीमत को लेना है, कीमत को देखना है, कीमत बढ़ रही है या घट रही है। अगर कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घटेगी। तो यानी कि जो चीज बढ़ रही है साथ साथ वो भी बढ़ रही है, वो घट रही है, कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ति और कीमत में क्या संबंध है, ऐसा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, ऋणात्मक संबंध मत बताना, सीधा और धनात्मक संबंध है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे चलिएगा। तो इनके बीच में अगर संबंध की बात करेंगे तो कीमत व पूर्ति में, कीमत व पूर्ति में सीधा व धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध है, ध्यान रखिएगा, कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, एक बात और ध्यान रखना, पूर्ति का नियम भी मांग के नियम, की भांति, यानी मांग के नियम की तरह, ठीक है ना, गुणात्मक है। क्या है, गुणात्मक, गुणात्मक है, कथन है, न कि परिणात्मक, न कि परिणात्मक, न कि परिणात्मक। यानी कि हमको ये पता चल जाएगा कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ेगी, इतना तो पता है, पर लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो कितनी बढ़ेगी, ठीक है ना, वो कितनी बढ़ेगी। इतना पता है कि वो बढ़ेगी, वो 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, या कितनी बढ़ेगी, 100 में बढ़ेगी, 200 में बढ़ेगी, कितने में बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, मांग का नियम भी और ये नियम भी, दोनों में ध्यान रखना, एक कथन, ये जो कथन है ये बिल्कुल सेम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मांग के नियम और पूर्ति के नियम पर लागू होता है, ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, पूर्ति के कौन सा, गुणात्मक कथन व परिणात्मक कथन वाला, दोनों पे सेम होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, थम्स अप कीजिएगा कि हम, मेरे को समझ में आ रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, डाउट सेशन दीजिएगा, हमें डाउट दीजिएगा, हम डाउट को क्लियर करेंगे। आगे देखिएगा, पूर्ति वक्र क्या होता है।
सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या होता है? तो देखो हम जो मांग और मांग का वक्र जो है या मांग वक्र है उसमें क्या पढ़ा था? कीमत और मांग में जो रेखा बनती है ना, जो रेखा बनती है, यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग की क्या होती है? डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, और कीमत घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसा अगर हम उसको डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, एक ग्राफ में डिनोट करेंगे तब उसका ग्राफ में जो रेखा जो बनती है ना, रेखा जो रेखा बनती है उस रेखा को क्या बोला जाता है? मांग की वक्र बोला जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर देखना है। तो पूर्ति वक्र क्या होता है? ये भी क्या होता है? ध्यान रखना, कीमत बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर पूर्ति होती है और कीमत घटने पर पूर्ति कम होती है, यानी कि घटती है। और फिर हम उसको ग्राफ के जरिए अगर दर्शित करेंगे, दर्शाएंगे, तब उसमें जो रेखा आएगी वो रेखा क्या कहलाएगी? पूर्ति, पूर्ति वक्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ति वक्र कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसमें देखिएगा क्या है, कीमत एवं पूर्ति में आपने देखा होगा कि सीधा संबंध होता है भाई, सीधा संबंध। ये अभी पीछे देखा था, होता है नहीं होता? सीधा संबंध होता है, सीधा यानी कि धनात्मक संबंध होता है। तो धनात्मक संबंध होता है तो ध्यान रखना, ये आपके पास प्राइस है और ये आपके पास क्या है? सप्लाई है। अगर यहाँ पे कीमत बढ़ रही है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये घट रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे आप ग्राफ के जरिए देखिएगा, इधर ये आपकी क्या है? कीमत है इधर, और इधर क्या है आपकी? ध्यान रखना, पूर्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे देखोगे तो हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ध्यान रखना ये किधर जा रही है? इधर बढ़ रही है, जबकि ये क्या हो रही है? इधर बढ़ रही है। अगर ये लाइन इधर होती तो हम बोल देते कि ऋणात्मक है, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये किधर हो रही है? इधर हो रही है। ठीक है, ये जैसे जैसे केंद्र बिंदु से दूर जा रही है तो ये लाइन भी क्या जा रही है? केंद्र बिंदु से दूर जा रही है। ये केंद्र बिंदु की तरफ आ रही है तो ये भी केंद्र बिंदु की तरफ आ रही है। तो मतलब ये जिधर चल रही है ये भी उधर ही चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा संबंध है भाई इसके साथ। तो यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है, ये वाली, ये लाइन मिलाने वाली, ठीक है, ये क्या है? ये ध्यान रखना पूर्ति वक्र है। क्या है? पूर्ति वक्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्ति वक्र का ढाल जो होता है वो कैसा होता है? ध्यान रखना। अब पूर्ति वक्र के ढाल की अगर हम बात करें, यहां पे देखिएगा, पूर्ति वक्र का ढाल, का ढाल कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसे? कैसे देखिएगा, ये बिंदु यहां पर है, ये केंद्र से मान लीजिए इतनी दूर है। दूसरा, कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ते ही क्या हो गया? ध्यान रखना, कीमत बढ़ते ही क्या हो गया? ध्यान रखना, कीमत बढ़ते ही क्या हो गया? पूर्ति भी बढ़ गई है। तो वो क्या होगा? जो ये सेंटर है इन दोनों का, वो क्या हो गया? और बढ़ गया, इसकी अपेक्षा बढ़ गया, तो बढ़ता हुआ जा रहा है इधर। और जैसे जैसे केंद्र बिंदु से इधर जाएगा तो ध्यान रखना धनात्मक होता चला जाएगा, और इधर आएगा तो ध्यान रखना ऋणात्मक होता चला जाएगा। इतना ध्यान रखना, केंद्र बिंदु की तरफ आओगे तो ऋणात्मक में आओगे, और केंद्र बिंदु से दूर जाओगे तो धनात्मक में जाओगे। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, पूर्ति की मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन होने पर
पूर्ति वक्र विवर्तित नहीं होता है। ठीक है, पूर्ति की मात्रा में सॉरी ये विवर्तित होता है। क्या होगा? विवर्तित होगा, यानी कि बदल जाएगा। अगर इस मात्रा बढ़ रही है तो वो किधर जा रहा है, अगर मात्रा पूर्ति की मात्रा घट रही है तो इधर आ रहा है, तो बदलाव हो गया नहीं हो गया, पावर पर विवर्तित हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ये लाइन भी। ठीक है, एक भी चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये चीज देखने की देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इधर, अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? पूर्ति का विस्तार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ति का विस्तार। क्या कहलाएगा भाई? पूर्ति का विस्तार हो रहा है, पूर्ति का विस्तार हो रहा है। और यहाँ पर यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे भी घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये अलग बात है कि भाई ये घटने पे ये घट रहा है, लेकिन ध्यान अगर रियल में देखेंगे, रियलिटी देखेंगे तो ध्यान रखना पूर्ति की क्या हो रही है? कमी हो रही है, उसका संकुचन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन। तो बता दोगे पूर्ति का संकुचन क्या होता है? पूर्ति का संकुचन होता है अगर कीमत बढ़ने पर पूर्ति की भी कीमत पूर्ति भी घटती है, उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है, वो पूर्ति का विस्तार कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो ये देखिएगा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। आपने यहाँ पे देखा होगा कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र विवर्तित नहीं होता है। तो आप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या है भाई, है ना? क्वेश्चन आया, समझ में आया इस चीज का? क्वेश्चन तो उठा होगा माइंड में कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। तो देखिएगा अन्य बातों के स्थिर रहने पर, है ना, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, यहाँ पे देखिएगा इधर क्या कहना चाह रहा है? अन्य बातों के स्थिर रहने पर, स्थिर रहने पर, ठीक है ना, अन्य बातों के स्थिर रहने पर केवल वस्तु की कीमत के परिवर्तन, ठीक है ना, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन से वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की, ठीक है ना, वस्तु की अधिक या कम मात्रा, वस्तु की अधिक या कम, ठीक है ना, अधिक या कम मात्रा, कम मात्रा में बेचना ही क्या कहलाता है? पूर्ति कहलाता है। पूर्ति में, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, वो वस्तु बेच रहा है। क्या बेच रहा है? वस्तु बेच रहा है। एक दिन, पहले दिन वो बेच रहा है 10 वस्तु, दूसरे दिन बेच रहा है वही 8 वस्तु, तीसरे दिन वह बेच रहा है 12 वस्तु, अगले दिन वो बेच रहा है 5 वस्तु। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है भाई, पहले दिन बेची तो इसका मतलब क्या होगा? कीमत कम होगी। ठीक है, कीमत कम होगी, इसलिए वो ज़्यादा मांग हुई है उस वस्तु की, और वो पूर्ति भी जल्दी हुई है। ठीक है ना, वो पूर्ति भी हुई है। अब यहाँ पे पूर्ति जो हो रही है ना, पूर्ति में जो परिवर्तन जो आ रहा है,
मात्रा में, वस्तु की मात्रा में बेचने में जो परिवर्तन जो आ रहा है यहाँ पे, तो ये परिवर्तन किसके कारण आ रहा है? कभी पूर्ति 10 की हो रही है तो कभी 8 की हो रही है, कभी 12 की हो रही है और कभी 15 की हो रही है, सॉरी 5 की हो रही है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज महंगी होगी तो क्या होगा? कीमत बढ़ रही होगी तो क्या होगा? ध्यान रखना, वो जो वो उपभोक्ता है वो थोड़ी खरीद पाएगा। तो लेकिन वो जितनी बेची है वही तो पूर्ति मानी जाएगी, भाई इतनी बेच दी इस कीमत के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कीमत में जो परिवर्तन से, कीमत में जो परिवर्तन से जो वस्तु की जो अधिक या मात्रा बेची जा रही है, ठीक है ना, केवल वस्तु की कीमत, केवल वस्तु की कीमत से, ठीक है ना, कीमत में जो परिवर्तन है, कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है और फिर पूर्ति हो रही है या पूर्ति अधिक हो रही है या कम हो रही है ना, फिर वो बेच रहा है, वो कितनी मात्रा में बेच रहा है, उसको क्या बोला जाता है? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहां पे देखिएगा, यहां पर हम बात करें अन्य बातों की शिथिल रहने पर, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? कीमत के ऊपर। यानी कि कीमत घट रही है बढ़ रही है तो पूर्ति घट रही है बढ़ रही है, प्रभावित कौन कर रही है? कीमत कर रही है, पूर्ति को प्रभावित कर रही है ना। तो क्या कीमत अकेली ही थोड़ी कर रही है? प्रभावित कर सकती है, और भी तो कोई अन्य कारक होंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, तो वो देखिएगा। तो उसका मतलब यह है कि ये वो कौन सी बातें हैं? वे बातें हैं जो कीमत के अलावा पूर्ति को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो आगे चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, कीमत के अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारण बोल सकते हो या घटक बोल सकते हो, एक ही बात है। तो एक तो होगी इनमें सबसे पहली, तो आप ले लीजिएगा कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। तो कीमत में हमने क्या देखा था भाई? बढ़ रही है तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ रही है, ठीक है, जो कि पूर्ति का नियम भी है ये। दूसरी क्या है? साधनों की उपलब्धता, साधनों की उपलब्धता। भाई जो साधन है पहुंचाने वाले, उनकी उपलब्धता है नहीं है, कोई वस्तु को मार्केट में लाने वाली परिवहन भी है या नहीं है, ठीक है ना, कोई साधन है या नहीं, किस प्रकार से वो मार्केट में आएंगी, ठीक है ना। अगर साधन अधिक है तो पूर्ति क्या होगी? अधिक होगी। अगर साधन कम है तो पूर्ति कम होगी। तो सीधा और धनात्मक संबंध है, ध्यान रखना इसमें भी। तकनीकी, टेक्नोलॉजी, अगर किसी भी चीज का ध्यान रखना, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी मांग हो गई है। अगर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी की अगर मशीन है तो वस्तुओं का उत्पादन जल्दी जल्दी करेंगे, तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं? हम बहुत निर्धारित समय पर भेज सकते हैं। तो निर्धारित समय के ऊपर अगर हम दे देंगे वस्तु को तो वो क्या आ जाएगी? पूर्ति, सप्लाई मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी पूर्ति में क्या कर रही है? अपना योगदान दे रही है। तो ध्यान रखिएगा। सरकारी नीतियां, अभी बताया था, सरकारी जो नीतियां होती हैं, सरकारी नीतियां, अब सरकार ने नीतियां ये बना दी कि जो आय करने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया? टैक्स अधिक लगा दिया है। और टैक्स अधिक लगा दिया तो क्या होगी? वस्तु महंगी हो गई है। अब महंगी कोई वस्तु खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। अगर वस्तु नहीं खरीदेगा तो ध्यान रखना
और वस्तु की क्या है, मांग भी है, ध्यान रखना, मांग है, और वो क्या है, महंगी है, और महंगी है तो ध्यान रखना वो क्या होगी, कम बिकेगी, कम बिकेगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना सरकार की जो नीतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूर्ति करने में वो कर रही हैं, अपना योगदान दे रही है प्रभावित करने में। ठीक है, तो इसलिए सरकार चाहेगी कि ऐसी नीति ना मिले जिससे क्या हो, वस्तुओं की जो पूर्ति है वो रुक जाए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भाई ये किसके रूप में काम कर रहे हैं, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा तो कच्चा माल, अगर कच्चा माल है, कच्चा माल है तो जितनी भी डिमांड होगी उतनी क्या बनेगी, वस्तु बनेगी, और वस्तु बनेगी तो उनकी क्या होगी, पूर्ति होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई रुचि भी होनी चाहिए उपभोक्ता की, किसकी, उपभोक्ता की रुचि भी होनी चाहिए, भाई उस चीज की पूर्ति के लिए वो डिमांड कर रहा है नहीं कर रहा है। और हो सकता है कि भाई देश के अंदर युद्ध हो जाए, युद्ध होने के कारण क्या हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी दिक्कत, ऐसी में क्या हो गया, सरकार का जो ध्यान होता है वो ध्यान रखना वो क्या पर, किसके ऊपर होता है, युद्ध के ऊपर होता है, और युद्ध के ऊपर होता है तो वो अन्य जो बातें हैं उनके ऊपर ध्यान कम देगा तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो युद्ध के कारण भी क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना पूर्ति नहीं की जा सकती है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। तो आपसे शीशे में से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो पूर्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो 3 कारण इनमें से दे देंगे, एक मांग के नियम में से उठाकर दे देगा। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है, आप बस इसको इतना रट लीजिएगा। मेन जो पॉइंट है वो कीमत है, कीमत के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके। अगला देखिएगा पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच क्या होती है, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा पूर्ति की लोच क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम में, किसी कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है ना, के परिणाम, परिवर्तन के परिणाम, ठीक है ना, पूर्ति में परिवर्तन की, पूर्ति में भी तो परिवर्तन होगा, अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है और कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूर्ति में भी परिवर्तन होगा, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और पूर्ति घटेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। तो वही देखा जा रहा है कि कीमत में जब परिवर्तन हो रहा है तो उस समय जो पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है, पूर्ति में जो परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है के परिणाम, ठीक है ना, पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, कि परिवर्तन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है ना, या होती है, वही क्या है, पूर्ति की लोच है ना। जैसे कि आप देखिएगा यहां पे कीमत है, यहां पे क्या है, कीमत है, ये कीमत है, और ये क्या है, आपकी पूर्ति है। इसमें जो परिवर्तन आ रहा है ये कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो इधर भी क्या होगा, कम होगा। तो जो परिवर्तन जो आ रहा है और प्रवृत्ति क्या है, यानी कि ये 2%, ये 2% हो रही है, और इसमें कितना, तो ध्यान रखना इसमें 3% हो रहा है। तो कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण, उसमें जो कारण, और जो पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है उनमें क्या प्रवृत्ति पाई जा रही है, ठीक है ना।
में जो प्रवृत्ति मिलेगी वो क्या होगी, ध्यान रखना, लोच होगी। अब अगर कीमत अधिक बढ़ रही है तो पूर्ति भी अधिक बढ़ रही है, तो इसका मतलब लोच अधिक है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, कीमत अधिक बढ़ रही है, कीमत मान लीजिए कीमत बढ़ रही है 4% और ये बढ़ रही है केवल 2%, पूर्ति कितनी बढ़ रही है, 2% बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, पर लेकिन कीमत में की अपेक्षा क्या बढ़ रही है, कम बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, लोच कम है, पूर्ति में क्या है, लोच कम है, पूर्ति तो हो रही है पर लेकिन लोच क्या है भाई, कम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका सूत्र देखिएगा क्या होता है, कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, क्या पूछ लिया जाता है, सूत्र। तो इसका सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ध्यान रखना, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और बटे में अगर हम देखें तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई मान लीजिए यहाँ पे कीमत बढ़ रही है 10% वस्तु की, एक कोई भी वस्तु मान लीजिए उसकी कीमत कितनी बढ़ रही है, 10%, तो पूर्ति तो बढ़ेगी लेकिन वो पूर्ति कितनी बढ़ रही है, 7%, ठीक है। हो सकता है कि भाई पूर्ति 10% बढ़ रही है और सॉरी कीमत 10% बढ़ रही है और पूर्ति बढ़ रही है 12%, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन जो देखा जा रहा है इनमें वही क्या है, लोच है। कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, पूर्ति की लोच है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, पूर्ति की लोच की श्रेणियां कौन सी हैं। पूर्ति की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं भाई, श्रेणियां कौन कौन सी हैं भाई। कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो वो कौन कौन से परिवर्तन होता है, अधिक परिवर्तन हो रहा है, लोच अधिक है या कम है, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो आपका आता है वो कौन सा है, वो देखिएगा, पहला जो है वो कौन सा, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, ठीक है ना। तो इसको किसे मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको किसे मापा जाता है, इसका होता है ई एस बराबर इन्फिनिटिव, अनंत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन हो, सूक्ष्म परिवर्तन हो, थोड़ा सा परिवर्तन आए कीमत में, तो पूर्ति में जो है वो अनंत परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो पूर्ति में अनंत क्या होगा, अनंत, ठीक है ना। यानी कि अनंत की जगह आप क्या कर सकते हो, अत्यधिक, अत्यंत अधिक, यानी कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो भाई। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी जो है प्राइस है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी प्राइस है, इसमें 2% हो परिवर्तन, और आपकी ध्यान रखना ये पूर्ति है, ये सप्लाई है, और इसमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा हो यानी कि 20% हो, है ना, 20% हो। तो जो परिवर्तन आ रहा है यानी कि कमी हो रही है या घट रही है, कीमत बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन वो कितनी हो रही है, थोड़ी बढ़ रही है,
लेकिन इधर अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बढ़ने पर अधिक अधिक बढ़ रही है, थोड़ी कम होने पर अधिक घट रही है। तो यानी कि एक साइड देखोगे आप, इधर एक साइड देखोगे कीमत में तो सूक्ष्म परिवर्तन होता है। क्या होता है? सूक्ष्म चेंजमेंट आता है। लेकिन पूर्ति में क्या हो रहा है? अनंत या अत्यधिक, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना? बहुत ज्यादा क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णतः लोचदार पूर्ति है भाई, पूर्ण रूप से लोचदार है। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? तो आगे देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति। ठीक है, कीमत में जो परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन कितना है भाई? यहां पे कीमत में परिवर्तन कितना है भाई? सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म, थोड़ा परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रखना, पूर्ति में अधिक परिवर्तन, परंतु परंतु पूर्ति में अधिक परिवर्तन। अब ये आप कहोगे कि सर अभी तो ये अधिक वाली बात हुई थी। आप यहां पे देखिएगा, हमने माना कि यहां पर सूक्ष्म हो रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी क्या हो रहा है? सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अनंत, अत्यधिक, यानी कि अत्यंत अधिक। इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत अधिक। तो इसमें हमारे पास अधिक के आगे क्या लगा हुआ? अत्यंत, अधिक से भी ज्यादा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सिर्फ अधिक देखने को मिल रहा है, अत्यंत शब्द नहीं लगा हुआ है। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसको कैसे मापा जाता है? इसको अगर आप देखोगे तो ध्यान रखना, ई सप्लाई है बराबर एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होती है, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला देखिएगा, तीसरा कौन सा है? बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी पूर्ति, कीमत में पूर्ति है, वो ध्यान रखना, वो क्या होती है? इसके उल्टी होती है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? कीमत में जो परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन वो कैसा रहेगा? ठीक है, कीमत में जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा? और पूर्ति में जो परिवर्तन है, पूर्ति में परिवर्तन है वो कैसा रहेगा? तो यहां पे क्या है? इसका मतलब सप्लाई जो है, यहां पे सप्लाई कम हो रही है। अगर ये मुंह होता, अधिक होता, इधर होता है, ये ऐसे होता, तो इसका मतलब क्या समझते? जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो क्या हो रही है? अधिक हो रही है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा है। तो इसका मतलब पूर्ति में कम देखने को मिल रहा है और कीमत में अधिक देखने को मिल रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? बेलोचदार पूर्ति। यानी कि कीमत में जो परिवर्तन है वो ज्यादा हो और पूर्ति में परिवर्तन कम हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, चौथा है हमारे पास पूर्णतया बेलोचदार। ये क्या है? बेलोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, कीमत में परिवर्तन होने पर भी
देखो यहां पर क्या होता है, कीमत में तो परिवर्तन होता है, कीमत में तो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि आपकी जो ये प्राइस है ये क्या है, सप्लाई है, सप्लाई में 5% की परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सप्लाई में कितना आ रहा है, 0% का। तो ये क्या है, आपकी पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक होती है अंत में, एक और देखेंगे तो वो होती है लोचदार। लोचदार पूर्ति कौन सी होती है, तो लोचदार पूर्ति होती है बराबर, समानुपातिक, कीमत में परिवर्तन। ठीक है ना, क्या है, कीमत में परिवर्तन व पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन समानुपातिक हो, समानुपातिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे प्राइस है ये हमारे पास, और ये क्या है, सप्लाई है। यहां पे 2% की हो रही है, यहां पे भी 2% की हो रही है, यहां पे 5% की हो रही है, यहां पे भी 5% की हो रही है, यानी कि बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होगी, लोचदार। कौन सी होगी, लोचदार होगी। ठीक है, तो ये श्रेणियां थी, पूर्ति लोचदार की 5 श्रेणियां हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये जो पूर्ति का जो का चैप्टर है ये आपका क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।